हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये इसमें सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। ये ख़ास तौर से यह वीडियो यूपीपी माने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो अच्छी कारगर साबित होगी और तमाम प्रकार के एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी यह वीडियो अच्छी होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हिंदी का डिटेल समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 है। आज का जो है सेट हमारा है प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक एक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण या संज्ञा? कौन सा आंसर सही होगा? तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इसमें सुहावना क्या है? तो इसमें सुहावना जो है वो है विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना शब्द विशेषण है। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, माने मौसम आज कैसा है तो सुहावना है। तो विशेषता बता रहा है, मौसम की विशेषता बता रहा है कि हाँ मौसम आज सुहावना है, तो इसलिए यहाँ पे विशेषण होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्व होगा या आगे होगा या पश्च होगा या नीचे होगा? तो अग्र का जो विलोम होगा वो होगा पश्च। क्या होगा? पश्च होगा। अग्र का विलोम पश्च होगा। आगे का विलोम क्या होगा? आगे का जो विलोम होता है वो होता है पीछे। ठीक है, आगे का विलोम पीछे होता है। और ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे। तो ऊपर का विलोम हो गया नीचे। ठीक है, और पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम होगा। अगला क्वेश्चन, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाइया होगा या घटाएं होगा या घटाओं होगा या घटाएं होगा? कौन सा होगा? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो घटा शब्द का बहुवचन रूप होगा घटाएं। क्या होगा? घटाएं, घटाएं। ठीक है, इस तरीके से। तो घटा शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है घटाएं। आकारांत, थोड़ा सा समझिए। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। ठीक है, आकारांत का मतलब जिसमें आ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों में अगर हम ए लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए, ए शब्द जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है हमारा बहुवचन बन जाता है। तो बहुवचन इसमें ए लगा दिए तो ये बहुवचन बन गया। तो घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? घटाएं होगा। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का निहार है, दीपशिखा है, रश्मि है, नीरजा है। महादेवी वर्मा की तो ये चारों की चारों रचनाएं हैं, लेकिन पूछा है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा है। तो जो प्रथम काव्य संकलन है वो निहार है। कौन सा है? निहार है। बाकी इनकी निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, यामा ये सब इनकी ही कृति हैं, महादेवी वर्मा की ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? भ्रांतिमान होगा, संदेह होगा या उपमा होगा या रूपक होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार होगा। कैसे उपमा अलंकार होगा? आइए देखते हैं। उपमा अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा। वे तुम उन सम स्वामी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कैसे है कि जो शब्द सम शब्द है, सम ये शब्द है, ये सम शब्द का प्रयोग किया गया है समानतावाचक शब्द। ये सम का प्रयोग किया गया है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। अगर समान शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में, दो व्यक्ति हों या वस्तु हों, उनमें समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें समान धर्म के प्रतिपादन हो रहा है तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग ले सारंग चली, कानन कठिन भयंकर भारी, नव जीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है। इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें
करेक्ट आंसर होगा कानन कठिन भयंकर भारी। कौन सा? कानन कठिन भयंकर भारी। ये ऑप्शन आपका एकदम कठिन सही एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क वर्ण की और न वर्ण की और र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यही अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है। ठीक है, अगला शब्द, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो हम कवि शब्द जो कवि का बहुवचन होता है वो पूछ रहा है। तो कवि का बहुवचन क्या होता है? कवि वृंद होता है, या कवि समूह होता है, या कवि लोग होता है, या कवि दल होता है, क्या होता है? तो कवि शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है कवि वृंद। क्या होता है? कवि वृंद। तो कवि वृंद बहुवचन शब्द होता है कवि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है संज्ञा की अशुद्धि है, या वचन की है, या लिंग की है, या सर्वनाम की है? तो कौन सी है संज्ञा या सर्वनाम? मेरे को बाजार जाना है दोस्तों, यहाँ पे सर्वनाम की अशुद्धि है। सर्वनाम की अशुद्धि कैसे है? क्योंकि मेरे की जगह पे मुझे, मुझे आप एक बार रख के देखिए, एकदम सही समझ में आएगा। मुझे बाजार जाना है, क्या होगा? मुझे बाजार जाना है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो एकदम शुद्ध होगा। तो यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज होते हैं वही क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे मेरे, मेरे क्या है? अशुद्धि है, तो यहाँ पे सर्वनाम की अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला, बहुत घमंड होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला ही क्या होता है? लकीर का फ़कीर होता है। पुरानी परिपाटी पर चलने वाले को ही क्या बोलते हैं? लकीर का फ़कीर होना। तो करेक्ट आंसर होगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो पूछ रहा है कि जो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था वो किस सन में हुआ था, और जिस भी सन में हुआ था उस सन का सन पूछ रहा है और स्थान पूछ रहा है। तो जो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1975 में, और स्थान है नागपुर। ठीक है, 1975 में नागपुर में हुआ था। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 10 से 12 जनवरी, कब? 10 से 12 जनवरी 1975 के मध्य नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त, कब? कौन सा? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त, ठीक है, 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य मॉरिशस में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? मॉरिशस में आयोजित हुआ था। और जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2021 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है कौन सा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021, ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वीर होगा, तुच्छ होगा, धीर होगा, या सज्जन होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा महान का? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो तुच्छ होगा। महान का जो विलोम होगा या विपरीतार्थक जिसे हम कहते हैं वो होगा तुच्छ होगा। बाकी सज्जन का विलोम हम क्या कह सकते हैं? सज्जन का होता है दुर्जन। क्या होता है? दुर्जन। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। और वीर का क्या होगा? वीर का कायर हो जाएगा। वीर का कायर हो जाएगा। ठीक है, और धीर का अधीर हो जाएगा। धीर का क्या हो जाएगा? धीर का अधीर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, या बोली है, या भाषा है? क्या है? तो जो बोलियां हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? लंकेश होगा, सुमित्रा पुत्र होगा, लोकेश होगा, या नरेंद्र होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा लक्ष्मण का पर्यायवाची? तो लक्ष्मण का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सुमित्रा पुत्र होगा। क्या होगा? सुमित्रा पुत्र।
बाकी लंकेश, लंकेश किसका पर्यायवाची है? लंकेश रावण का पर्यायवाची है, ठीक है, लंकेश रावण का पर्यायवाची है। और लोकेश, लोकेश किसका है? लोकेश ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, किसका है? ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। और नरेंद्र किसका है? नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है, किसका? राजा का पर्यायवाची है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? रिक्त स्थान में भरना है, तो कौन सा है? स्वास्थ्य से निकली समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय निकलते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा, या चौथा, कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से जुड़ी आजमाते, ये आप रख के चेक करिए, एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप रिक्त स्थान की जगह पे ये रखेंगे, उसका सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन रख के देखिए, जुड़ी आजमाते, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट बैठ रहा है, तो जुड़ी आजमाते ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेरे घर का उजाला, या आंख का तारा, या गुदड़ी का लाल, या अंधे की लकड़ी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा गुदड़ी का लाल, ठीक है, गुदड़ी का लाल, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, मुहावरा यही संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, या कवि वचन सुधा, कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादित जो पत्रिका है इनमें से कौन सी नहीं है? हमें नहीं वाली पहचानी है वाली नहीं, तो कौन सी है? तो आनंद कादम्बिनी नहीं है, आनंद कादम्बिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका नहीं है। बाकी बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि आनंद कादम्बिनी किसकी कृति है? तो जो आनंद कादम्बिनी है ये बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम प्रेमघन भी कहते हैं, तो बद्री नारायण चौधरी की रचना है आनंद कादम्बिनी, ठीक है। बाकी बालबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा है, तड़ाग होगा, सतदल होगा, जलाशय होगा, या सर होगा, कौन सा होगा? नहीं पूछा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा सतदल होगा। बाकी सरोवर का पर्यायवाची होता है तड़ाग, जलाशय और सर, ये तीनों होते हैं सरोवर का पर्यायवाची। और सरोवर माने तालाब होता है, पुष्कर भी होता है, तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है, ये सब सरोवर या तालाब के पर्यायवाची हैं। बाकी सतदल नहीं, सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए अलका सरावगी को? तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए मिला है? एक लड़की, यारों के यार, कितना बड़ा झूठ, कली कथा, वाया बाईपास, तो करेक्ट आंसर होगा कली कथा वाया बाईपास, ये अलका सरावगी की कृति है। इसी कृति के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अलका सरावगी को इनके उपन्यास कली कथा वाया बाईपास के लिए वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का हिंदी जो भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो अनामिका जी को मिला है। और उनकी एक कविता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, अनामिका जी की एक कविता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, 2014 के लिए प्रदान किया गया है। मिलना था उन्हें 2014 में और मिला है उन्हें 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। सबसे पहले ईमानदारी शब्द को आप देखिए क्या है। ईमानदारी शब्द हमें एक गुण नज़र आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है। बाकी ईमानदारी व्यवहार में नहीं आता, ईमानदारी लक्षण नहीं आता और श्रेष्ठ आचरण में नहीं आता, लेकिन ईमानदारी एक गुण है, इसलिए ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, कौन सा होगा?
तो करेक्ट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी उसके जेब में 10 रुपये हैं वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। जिस वाक्य से वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे ही पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, जिस वाक्य से, जैसे मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इस वाक्य को देखिए, इसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है कि हाँ मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? जो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप है वो कौन सा है? पत्ती, पत्तियाँ होगा या पत्तियाँ होगा या पत्ते होंगे या पत्तियाँ होंगी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा पत्तियाँ। क्या होगा? पत्तियाँ। पत्तियाँ यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। तो क्रय का विपरीतार्थक शब्द है, क्या है? खेद होगा, विक्रय होगा, बिक्री होगा या खरीद होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो क्रय का विपरीतार्थक होगा वो विक्रय होगा। क्या होगा? विक्रय। ठीक है, क्रय का विक्रय होगा। बाकी खरीद का क्या होता है? खरीद का बिक्री हो जाएगा। ठीक है, खरीद का बिक्री। और खेद का क्या हो जाएगा? खेद है तो इसका प्रसन्नता या फिर हर्ष कह सकते हो, प्रसन्नता या हर्ष। ठीक है, कहते हैं कि हमें खेद है कि ऐसा हो गया, तो खेद का क्या होगा? प्रसन्नता या हर्ष होगा। क्रय का होता है विक्रय, खरीद का बिक्री। ठीक है, खरीद का बिक्री। अगला क्वेश्चन, अगुआ बनकर, क्या? अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो पथ प्रदर्शक कहलाता है कौन सा? रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। मंजिल होगा, रास्ता होगा, लक्ष्य होगा या स्थान होगा। तो अगुआ बनकर रास्ता, जो रास्ता दिखाता है उसी को हम पथ प्रदर्शक कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा रास्ता। ठीक है, करेक्ट आंसर रास्ता होगा। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक होगा या स्थानवाचक होगा या परिमाणवाचक होगा या कालवाचक होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा रीतिवाचक होगा। ठीक है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे? जिन क्रिया विशेषणों से, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता हो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिन क्रिया विशेषणों से, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि, क्रिया के घटित होने की विधि क्या है? तेज गति। ठीक है, तेज गति। तो घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है। तेज गति ये विशेषता बताता है कि कितना तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ये सही है, या आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ये ऑप्शन सही होगा, या आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये होगा, या आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? सकर्मक होगा या नाम धातु होगा या प्रेरणार्थक होगा या आकर्मक होगा? तो सबसे पहले बताइए, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है? अगर मैं क्वेश्चन से क्या का पूछूं, क्या क्या लगा के पूछूं कि मोहन पिताजी को क्या लिख रहा है, तो आंसर आता है पत्र। जब क्वेश्चन, वाक्य में क्वेश्चन क्या का क्वेश्चन करने से अगर आंसर निकलता है तो वहाँ पे सकर्मक, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और बाकी जहाँ पे नहीं पड़ता वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत और, लौकिक संस्कृत और रिक्त स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? संस्कृत या प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, प्राकृत और पाली, पाली और प्राकृत, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत होगा। आप लोग रिक्त स्थान पर रख के देखिए, लौकिक संस्कृत, पाली और प्रकृति, पाली और प्राकृत,
सॉरी यहाँ पे प्रकृति जी पे प्राकृत कर लीजिएगा, प्राकृत होगा। तो लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यही आपका रिक्त स्थान में उचित शब्द बैठेंगे। ठीक है। ईश्वर की माया, ईश्वर की माया रिक्त स्थान लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? कहीं धूप कहीं छाया, या वहीं जाने, या कहीं छाया कहीं धूप, या सबसे न्यारी। तो कहते नहीं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो करेक्ट आंसर होगा कहीं धूप कहीं छाया। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? ठीक है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की है, या कुंवर नारायण की है, रामदरस मिश्रा की है, नरेश मेहता की है? किसकी है? तो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली की रचना है न भूतो न भविष्यति। इसी कृति के लिए, इसी उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और इस उपन्यास के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 प्रदान किया गया था। ठीक है, समझ रहे ना बात को? इस उपन्यास के लिए इन्हें, माने किस उपन्यास, ये न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 प्रदान किया गया था। ठीक है, किन्हें? नरेंद्र कोहली को। अगला क्वेश्चन, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अगर महिला की बात करेगा तो महिला जब है तो विद्वान के जगह पे क्या होगा? विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी होगा। इसलिए यहाँ पे किसकी अशुद्धि है? तो यहाँ पे लिंग की अशुद्धि है। करेक्ट आंसर होगा लिंग। अगला क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या मालवी? किससे? तो जो हिंदी का मानक रूप है वो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कैसे? आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। ठीक है, मानक रूप खड़ी बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी में शामिल है। और पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य जो भाषाएं हैं वो है ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी। ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। और पश्चिमी हिंदी में, ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। और पश्चिमी हिंदी में शामिल जो भाषाएं हैं वो ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू है और राजस्थानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। क्या है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। जो दो दिन शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो पुल्लिंग है। दिन शब्द एक पुल्लिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, हरि मुख मानो मधुर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन। कौन सा भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण है बताइए? तो जो करेक्ट आंसर होगा ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, यहाँ पे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान में भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में हंसनी को ओस बिंदु में मोती की भ्रांति हो रही है। जो हंसनी है उसको ओस बिंदु में मोती की भ्रांति हो रही है, माने वो ओस बिंदु को मोती समझ रही है। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझ रहे हैं बात को? जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है। यहाँ पे भूल से समझ रहा है, जो हंसनी है वो ओस को मोती समझ रही है। तो ओस को जब मोती समझ रही है यानी पे भ्रम है उसको। जब जहाँ पे भ्रम हो जाता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, या सुदर्शन, या अबुल हसन, या शिव प्रसाद? क्या है? तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है। क्या है? अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है, या यामिनुद्दीन खुसरो
अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका नाम था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अब इनका जन्म 1253 में हुआ था। कहाँ में? यूपी में हुआ था 1253 में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। वर्तमान कासगंज जिला है पटियाली नामक स्थान पर, वहीं पे हुआ था 1253 में, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रंग में भंग, साकेत, भारत भारती या प्रिय प्रवास। तो करेक्ट आंसर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी रंग में भंग, साकेत, भारत भारती ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बाकी ये जो हमारी प्रिय प्रवास है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, और जिन्हें हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध भी कहते हैं, उन्हीं की रचना है प्रिय प्रवास। बाकी मैथिली शरण की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रंग में भंग हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, पंचवटी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पंचवटी और यशोधरा। कौन सा? पंचवटी और यशोधरा। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी ये साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा ये सब सारी इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की। बाकी प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, जिन्हें हम हरिऔध भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी है सहचर, याचक, ब्राह्मण या विधाता। तो विप्र शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो होगा ब्राह्मण। क्या होगा? ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? बताइए। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या अपभ्रंश है? तो अपभ्रंश है। कौन सी है? अपभ्रंश है। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में, 500 से 1000, क्या 500 से 1000 ईस्वी के जो मध्य का समय है उसे हम अपभ्रंश काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश। 500 से 1000 के जो बीच का समय है उसी को अपभ्रंश काल कहते हैं। और अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और उड़िया आदि का विकास हुआ है।